आज मंथन सीरीज में हम इतिहास की ओर चलते हैं और इतिहास में जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है गुप्त साम्राज्य। प्राचीन भारत में एक महान वंश गुप्त वंश शासन किया था। उस वंश के चक्रवर्ती सम्राटों ने भारत की प्रोग्रेस में बहुत ही योगदान दिया हुआ है। आज की मंथन सीरीज में मैं अखिलेश शाक्य आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज चलते हैं गुप्त साम्राज्य की ओर। भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पहले कुषाण वंश का शासन था। कुषाणों में बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था कनिष्क। कनिष्क के पश्चात भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो अस्थिर हो गई और बिखराव हो गया। कोई एकजुट शासन भारत में नहीं रहा था। कनिष्क के समय तक भारत एक छत्र शासन में था, पूरा उत्तर भारत कवर किया हुआ था। लेकिन कनिष्क के उत्तराधिकारी जो थे वो कमजोर हो गए और उनके बाद धीरे धीरे कुषाण वंश का पतन हो गया और भारत में राजनीतिक अव्यवस्था और अस्थिरता भी फैल गई। कुषाण वंश के बाद जो अस्थिरता और अव्यवस्था फैली उसको समाप्त करके गुप्त सम्राटों ने उत्तरी भारत में पुनः एक रूपता और सुदृढ़ व्यवस्था एवं स्थिरता प्रदान की। लगभग 200 वर्षों तक गुप्त सम्राटों ने संपूर्ण उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम के प्रदेशों को राजनीतिक एकता प्रदान कर भारत को विदेशी सत्ता से भी मुक्त करवाया। छोटे छोटे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, जनजातियों को नष्ट करके एक बार फिर साम्राज्य का विचार स्थापित किया। प्राचीन भारत में स्थापित गुप्त साम्राज्य के शासन को जानने के लिए कुछ प्रमुख स्रोतों की बात करना भी यहाँ जरूरी हो जाता है कि गुप्त सम्राटों ने भारत में शासन किया है वो कैसे किया, तो उनके स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना और उसकी जानकारी के स्रोत क्या है। तो साथियों बताते चले 3री शताब्दी में इतिहास को जानने के स्रोत इतने कम थे कि उस सदी को भारतीय इतिहास में अंधकारपूर्ण सदी पुकारा गया है। 4वीं सदी से गुप्त काल के इतिहास को जानने के साधन पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इन साधनों में पुराण, धर्मशास्त्र, नाट्य पुस्तकें जैसे कौमुदी महोत्सव, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम एवं अन्य साहित्यिक ग्रंथ जैसे कालिदास का रघुवंश, बाणभट्ट का हरिश्चरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, कल्हड़ की राजतरंगिणी और जैन ग्रंथ कुवलय माला आदि प्रमुख हैं। इनके अलावा चीनी यात्री फाहियान, सुंगयुन, हुएनसांग और इत्सिंग के भी वर्णन गुप्तकालीन इतिहास को जानने में सहायता प्रदान करते हैं। इनके अलावा भी गुप्त सम्राटों द्वारा चलाए गए सिक्के, पत्थर, तांबे और लोहे पर अंकित उनके अभिलेख भी गुप्त काल के इतिहास को जानने के प्रमुख साधनों में शुमार किए जाते हैं। साथियों, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। इससे पहले भी मैंने मंथन सीरीज में कई वीडियो विभिन्न टॉपिक्स पर डाल रखे हैं, तो आप चाहें तो चैनल पर आकर उनको देख सकते हैं। गुप्त वंश के उत्थान के समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। अफगानिस्तान और सिंधु घाटी वाले क्षेत्रों पर ईरानियों का अधिकार था। पश्चिमी और मध्य पंजाब में शकों अथवा कुषाणों के विभिन्न राजवंश शासन कर रहे थे। मालवा और गुजरात में भी शकों के राज्य थे। उत्तर भारत के अन्य भागों में विभिन्न गणतंत्रीय एवं कुलीन तंत्री राज्य जैसे योधेय, मालव, शिव, कुड़िंद आदि राजतंत्र जैसे मथुरा, अयोध्या, कौशाम्बी, पद्मावती आदि के राज्य शासन कर रहे थे। और दक्षिण भारत में वाकाटक वंश और सुदूर दक्षिण में पल्लव वंश के राज्य शासन कर रहे थे। गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था, जिसने सन 240 ईस्वी से सन 280 ईस्वी तक
शासन किया और श्रीगुप्त को ही गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। यह एक सामंती शासक था। श्रीगुप्त के पश्चात उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसने सन 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक शासन किया। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, चूंकि ये भी सामंती शासक रहा था। इस वंश के तीसरे शासक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम प्रकट होता है और चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही इस वंश की महानता का युग प्रारंभ हुआ माना जाता है। चंद्रगुप्त से पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच ये सामंती शासक थे और ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे। अब चंद्रगुप्त प्रथम जब से आएगा तो यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राटों का काल शुरू होगा और यहीं से गुप्त वंश वास्तविक शुरुआत माना जाता है। हालांकि संस्थापक की बात करेंगे तो उसका आंसर तो श्रीगुप्त ही रहेगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो शासक हुआ है गुप्त वंश का, सही मायने में पहला चक्रवर्ती सम्राट हुआ है और इसके शासनकाल की जो बात है वो 319 या 20 ईस्वी से प्रारंभ होकर 335 ईस्वी या 350 ईस्वी तक जाता है। इसके शासनकाल के बारे में थोड़े मतभेद हैं। तो 319-20 से कहीं कहीं 335 ईस्वी तक मिलता है और कहीं कहीं 350 ईस्वी तक मिलता है। इसने अपने पूर्वजों से जो शासन विरासत में मिला था उसको एक बड़े साम्राज्य का रूप दे दिया। यह बहुत ही प्रतापी शासक था। इसका विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और गुप्त वंश में पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जैसे मैंने अभी बताया था, इससे पहले इसके पूर्वज श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की है और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है, जो पहली बार हुआ है। और साथ में साथियों, गुप्त वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था और इसी ने सन 319-20 में गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी और इसने अपने ही जीवन काल में अपने सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त वंश का दूसरा चक्रवर्ती सम्राट होता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक माना जाता है, जब यह गद्दी पर बैठता है। इसके बाद वह लगातार युद्धों में अपना समय व्यतीत करता है। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारतीय इतिहास के महान शासकों में गिना जाता है। समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का सर्वप्रमुख स्रोत इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति है, जिसकी रचना उसके मंत्री हर्षेड ने करवाई थी। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान में आर्यावर्त राजाओं रुद्रदेव, मत्तिल, नागरत्र, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी तथा बलवर्मा को हराकर उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा दक्षिणापथ के युद्ध में उसने 12 राजाओं को हराया। समुद्रगुप्त जीवन में कभी युद्ध नहीं हारा। उसने आर्यावर्त के सभी राजाओं को और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को जीतकर भारत में एक छत्र शासन की स्थापना की और एक बहुत ही विशाल गुप्त साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसकी इन विजयों से को देखकर अंग्रेजी इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया। अपनी महान विजयों के कारण ही समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके सिक्कों पर उसे सैनिक वेशभूषा में तीर कमान लिए हुए, युद्ध के कुल्हाड़े लिए हुए, चीते का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इसीलिए समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी पुकारा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में विद्वानों को संरक्षण दिया। उस समय के महान विद्वान वसुबंध समुद्रगुप्त के दरबार में निवास करते थे। समुद्रगुप्त ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी वह सहिष्णु था।
उसने श्रीलंका के शासक को गया में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। समुद्रगुप्त के समय जो प्रगति हुई है, भारत का जो विकास हुआ है, भारत में जो उन्नति हुई है, इसी कारण गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा